नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो CBT 1 के रिजल्ट के बाद जैसे ही CBT 1 का रिजल्ट आया, मेरे पास मैसेज आने लगे कि सर गॉट सिलेक्टेड, सर गॉट सिलेक्टेड। तो बहुत सारे सबको शुभकामनाएं और बधाई जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। कुछ लोग सिलेक्ट नहीं भी हो पाए, उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थोड़ा कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो वो निराश ना हो, क्योंकि अभी RRB JEE हर साल वैकेंसी आ रही है। DRDO तो 3 साल में एक बार देता है, लेकिन RRB JEE हर साल अब इस समय आ रही है। तो आप RRB JEE को फोकस कर सकते हैं। 2027 वाला RRB JEE जो है, तो अभी जो RRB JEE 2025 वाला था उसका मेंस एग्ज़ाम 2 जुलाई को है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी हमारे पास आज 26 तारीख है, 26 से 4 30, 4 दिन ये, और अगला जून पूरा 30 दिन, 30 4 34, एक 35 दिन है हमारे पास, 35 डेज। तो हमारा श्योर शॉट स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए कि हम अपने मेंस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। निगेटिव कम करना है और मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि हम लोगों को कोई डाउट ना रहे कि होगा या नहीं होगा। हम लोग इतने नंबर लेके आए, आप लोग इतने नंबर लेके आइए कि उनको लेना ही पड़े, उनके पास और कोई ऑप्शन ना हो। तो हमने इस पे आज विचार किया और स्ट्रेटजी हमारी ये है, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। सबसे पहले जब आपने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया होगा, DRDO का या फिर रेलवे JEE का, तो उसमें आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो मन में एक सबको पता रहता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो अगर आपको उस समय अंदाज़ा हो गया होगा तो आपने उसी समय से CBT 2 की तैयारी शुरू कर दी होगी। जो सोच रहे थे कि हो सकता है मैं बॉर्डर लाइन पे रह जाऊंगा, या होगा या नहीं होगा, तो जैसे अभी रेलवे ने रिजल्ट दिया है, उसने तुरंत आंसर की दे दी उस टाइम पे, अभी रिजल्ट दे दिया और तुरंत डेट दे दी CBT 2 की 2 जुलाई। हालांकि उसने तो 40 दिन दिए थे डेट जब नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन DRDO 40 दिन नहीं देगा आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम केवल और केवल 21 से 22 दिन मान के चलना है कि आपका कभी भी CBT 2 का डेट आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। मैंने कट ऑफ के लिए बताया, रिजल्ट के लिए बताया कि रिजल्ट प्रोसेस हो चुका है, खाली अपलोड होने की देर है। तो वैसा ही हुआ सेम, क्योंकि मुझे तो अभी चैनल बनाए हुए ही 5 ही दिन हुए हैं। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट है जो इतना चैनल ग्रो कर रहा है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मैं सिलेक्टेड हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा एग्ज़ाम कितने दिन ले सकता है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए RRB JEE को लेके, और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए DRDO CBT 2 को लेके। दोनों में सिलेबस सेम है लगभग। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था CBT 1 का DRDO का, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 25 में 25 मैथ सही है, 25 में 25 रीजनिंग सही है, 25 में 20 के आसपास मेरे GK GS सही है, और 25 में 20-22 के आसपास मेरे 20 आई थिंक 20 थे, 20 6 सब्जेक्ट थे, तो 20-20 क्वेश्चन थे। तो हर सारे मैथ, रीजनिंग और GK GS और साइंस, इनमें हमारा मैक्सिमम स्कोर था। और इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मेरे 20 में शायद 5-7 ऐसे सही होंगे। मेरे और ओवरऑल 120 में लगभग 105 या 106 के आसपास मार्क्स थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मेरे नेगेटिव नहीं हुए। और जनरल का कट ऑफ 97 पॉइंट कुछ था, और मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे 98 पॉइंट समथिंग। तो मेरा इजीली UR से CBT 1 क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने
मुझे लगा कि मेरा CBT-1 क्लियर हो जाएगा, मेरे मन ने एक जवाब दिया। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा CBT-1 देके, मैं अपनी कहानी एक दिन आपको पूरा सुनाऊंगा कि मैंने DRDO से पहले कौन सी जॉब की है, 4 साल किसी दूसरी जॉब में था, वो जॉब प्रोफाइल कैसा था, किसी और दिन देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है अभी तो CBT-2, और इसमें क्रीम निकलेंगे अभी बच्चे जो टैलेंटेड हैं और जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको टेक्निकल का भी अच्छा नॉलेज है, वो सब सेलेक्ट होंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैं मान के चल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं 20 से 25 जून के बीच में आपका पेपर रहने का अनुमान है। तो हमारे पास केवल 20 दिन हैं, ये मान के हम चलते हैं। 20 दिन में हमारी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और RRB JEE में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी 2 जुलाई को है। तो दोनों जो हैं, उन दोनों एग्ज़ाम्स को कवर करना है, और मैक्सिमम हमारे भाई लोग हैं वो दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। जो DRDO में सिलेक्ट हैं तो वो RRB JEE में भी सिलेक्ट होंगे, 100% होंगे। उनके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो अब बहुत सारे हमारे साथी बोल रहे थे कमेंट में कि सर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी 20 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करने की, और एक कॉन्फिडेंस आने की कि हाँ एग्ज़ाम अगर हो जाएगा 10 दिन या 20 दिन के अंदर तो मैं अपना 100% दे सकता हूँ। तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है दोनों के लिए, RRB JEE और DRDO CBT-2 के लिए, वो सबसे पहला तो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देता है। इजी है प्लस मार्क्स मैक्सिमम देता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका रटने का कोई काम नहीं है, आप रट नहीं सकते इसके क्वेश्चंस को। आप सोचेंगे हम आर के जैन रट लेंगे, हम खुरमी रट लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ पहले होता था, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चन सीधा रख देते थे। आज से 5, 7, 10 साल पहले ये होता था, मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसे तो फिर रटने वाले ही आएंगे, IQ लेवल चेक तो होगा नहीं किसी का कि कौन कितना कैपेबल है एग्ज़ाम के लिए, कौन कितना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कौन कितना अच्छा दिमाग चला सकता है। तो अब ये रटने वाला सिस्टम तो बंद हो गया है। ना तो आपको RS खुरमी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ना आपको RK जैन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन उनके आजू बाजू मिलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो जैन से उठाया और छाप दिया, वैसा नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप पेपर को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअली में हाइड्रोलिक्स बोलते हैं इसको डिप्लोमा में, हाइड्रोलिक्स में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है पहला हाइड्रोलिक्स, और दूसरा है हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें टरबाइन और पंप जैसी चीज़ें आती हैं। मेनली टरबाइन की इफ़िशियंसी निकालना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। पंप की इफ़िशियंसी निकालना, इस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने नोट्स बना के रखा था फ्लूइड मैकेनिक्स का, इतना मोटा नोट्स, तो उसको मैं केवल उसी को रिवाइज करता था। वो नोट्स मेरा ऐसा है कि वो कॉन्सेप्चुअल नोट्स है। आप कितना भी कट एंड पेपर बना लीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं वो पेपर क्रैक करूँगा, कैसे भी करके करूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको DRDO में कम से कम 10 से 15 मार्क्स दे के जाएगा, RRB JEE में भी 10 से 15 मार्क्स दे के जाएगा। मैक्सिमम 15 मार्क्स इससे आएंगे और मिनिमम 10 तो आने ही आने हैं। दूसरा आ गया है सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका होगा, वो है हमारा थर्मल।
थर्मल में क्या होता है, एक तो है पावर प्लांट जिसमें बहुत सारे साइकिल हैं, कार्नोट साइकिल, रेनकाइन साइकिल, तो ये सारे थर्मल हैं। बॉयलर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये पढ़ाने वाला सिस्टम तो अब काम करेगा ही नहीं। 20 दिन में क्या क्या पढ़ लेंगे आप, अगर हम पढ़ाएंगे भी तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये सब जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए और आपने पढ़े भी होंगे, तो वो सब आपको खुद से रिवाइज करने हैं। इसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स दे के जाएगा 100%। इसके बाद है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कम से कम 7 to 8 मार्क्स। इसके बाद है टॉम, 7 to 8 मार्क्स। इसके बाद है मशीन डिजाइन, ये कम आता है थोड़ा, 3 से 4 मार्क्स। सबसे ज़्यादा आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आती है तो वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कोई एक बुक नहीं है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिवीज़न कह लीजिए आप। जैसे एक होता है सीट मेटल, एक है वेल्डिंग, एक है कास्टिंग, समझ रहे हैं आप। ये सब मैं पूरा सिलेबस तो देखो नहीं पढ़ा सकता, ये तो कंफर्म है। इसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको एक चीज़ करनी है कि देखिए, आप अगर DRDO CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ITI लेवल की फिटर और डीजल मैकेनिक, इन 2 ट्रेड्स को नहीं पढ़ना है अगर आप DRDO के एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे DRDO के पेपर में। लेकिन अगर आप RRB JEE CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे 100% आपको इन दोनों बुक्स के न्यूमेरिकल कम से कम और इनके 1 लाइनर क्वेश्चन कहीं से भी आपको पढ़ना है, 100% पढ़ना है। क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच में फिटर और डीजल मैकेनिक 100% आएंगे ही आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन इन दोनों से, क्योंकि रेलवे का पैटर्न वही है, 1 लाइनर क्वेश्चन। 1 लाइनर 1 लाइन का होगा या फिर 1.5 लाइन का होगा, और उनके 100 में से कम 50 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो 1-1.5 लाइन के होंगे रटने वाले। उन क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 में आप फंस जाएंगे। मैं भी फंसा था और मेरा भी CBT 2 क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे 20 से 25 मार्क्स नेगेटिव हो गए थे वही 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शंस के चलते, क्योंकि मैं इन ट्रेड्स को पढ़ के नहीं गया था और उन्होंने ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जो एक ITI लेवल का बंदा पढ़ता है। तो जो बच्चे RRB JEE CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये कंफर्म कर लें कि फिटर और डीजल मैकेनिक ट्रेड के कम से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आप इनके MCQ कहीं से लीजिए और पढ़ के जाइए, तो आपको 10 नंबर का कम से कम फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा है, और फिर आप लोगों के ऊपर है जैसा आपको ठीक लगे। अगर जो बच्चे DRDO CBT 2 के लिए जा रहे हैं उनको ITI के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वो पूरा डिप्लोमा लेवल और थोड़ा सा BTech लेवल टच करेंगे। हालांकि डिप्लोमा में ही रहेंगे वो, BTech को बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन अगर BTech लेवल के आएंगे तो वो भी आप कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये तो। इसके बाद है IC इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इन सब के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि IC इंजन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं IC इंजन के। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो IC इंजन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम से कम 7 से 8 या और 8 से 10 मार्क्स भी कह सकते हैं कि दे के जाएगा, और न्यूमेरिकल्स उसमें ज़्यादा रहेंगे, 5 से 6 तो न्यूमेरिकल रहेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। IC इंजन हो गया। इसके बाद आता है अब काम करना है हम लोगों को, ये तो हमारे हो गए कॉन्सेप्ट वाले को एग्जाम, कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट। अब हमारा आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग,
मेट्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 3 सब्जेक्ट भी आते हैं, दोनों एग्जाम्स में आएंगे और 101% आएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आएगा, मेट्रोलॉजी आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, वो रटने में लगे रहते हैं कि रट लो यार, हो जाएगा, इतना आएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर होंगे। जब मैं पढ़ाऊँगा, पहला लेक्चर डालूँगा, तो आप उसको देखिए और आपको अच्छा लगेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल वही टॉपिक टच करूँगा जो एग्जाम्स में आने लायक हैं। फालतू की थ्योरी में नहीं पढ़ाऊँगा, ना आपको इंटरेस्ट आएगा। आपको मैं वो श्योर शॉर्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्जाम्स में आपको नंबर दिलाएंगे, ना कि फालतू की बातें नहीं करनी है। टॉपिक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने में पूरा महीना लग सकता है। तो हमको अगर 1 हफ्ते में या 10 दिन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को ख़त्म करना है तो उसके मैक्सिमम 15 से 16 टॉपिक्स हैं। हाँ, उन टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है हमको। उन टॉपिक्स में से आपको 70% क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अगर मान के चलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उठाया और उन्होंने उठा के 10 क्वेश्चन डाल दिए, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप मेरे टॉपिक्स पढ़ के 7 क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे 7 क्वेश्चन को। लेकिन जो 3 क्वेश्चन हैं वो ऐसे उल्टे सीधे डाल दिए जाते हैं जो ना तो आपने पढ़े हैं और ना वो आप कर पाएंगे। ये क्लियर फैक्ट है। एग्जामिनर ऐसा ही पेपर सेट करता है कि आप सारे ही अगर क्वेश्चन इजी डाल देंगे तो फिर मेरिट 100 में 100 जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होता है। 10 में से आप 7 कर लेंगे कॉन्सेप्ट के बेस पे, रट के तो आप 5 भी नहीं कर पाएंगे। 1-2 रटे हुए फंस सकते हैं, लेकिन 5 से 7 अगर कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उस हिसाब से हमको पढ़ के चलना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, मेट्रोलॉजी को और इंजीनियरिंग ड्राइंग को। तो मैं कल से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को शुरू कर रहा हूँ। पहला लेक्चर हम उस पर लेंगे कल, और फिर आप लोग मैं रात में लेक्चर अपलोड करूँगा। आपको परसों वो लेक्चर सुबह मिल जाएगा, सुबह 8 बजे आपको वो लेक्चर मिलेगा। तो उस लेक्चर को आप समझिएगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये लेक्चर आपको यूज़फुल है या नहीं है। इस पर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा सीखने को मिले और इन सब्जेक्ट्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि हमें रटना पड़े। मेट्रोलॉजी के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी देंगे वो, तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो कन्फ्यूजन से दूर रहना है, स्ट्रेटजी क्लियर रखनी है। स्ट्रेटजी पे बात करते हैं तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। जैसे ही रिजल्ट आया CBT 1 का, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की। सबसे पहले मैंने अपने नोट्स पढ़े। कैसे पढ़ते थे नोट्स में? सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ता था, फ्लूइड मैकेनिक्स। पूरा 1 दिन में सब्जेक्ट फिनिश। सुबह से शाम तक लीव लेके, मैं जॉब में था, मैं लीव लेके सुबह 6 बजे से बैठता था, शाम को 11-12 बजे तक पूरा सब्जेक्ट फिनिश। हमारे नोट्स खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स। तो वो क्या है कि हमें एक भरोसा देते हैं कि हाँ अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। मैं केवल नोट्स पढ़ता था, क्योंकि हम RS खुरमी और RK जैन इतनी बार पढ़ चुके थे कि हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम वैसे ही वो क्वेश्चन कर लेंगे, हम बिना उसके कर लेंगे, बिना रिवाइज किए हुए कर लेंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि वो इधर सेट हो गया है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ फंसती है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर नया क्वेश्चन उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट काम करता है, वहाँ ये रटा हुआ चीज़ काम नहीं करेगा। तो दूसरी चीज़ आती है, सबसे पहले तो मैं सबसे मेन जो हमारे वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले मैं वो रिवाइज करता था। मेरे पास 25 दिन का टाइम था। 25 दिन में मैंने क्या किया, सबसे पहले दिन फ्लूइड मैकेनिक्स को उठाया, उसको फुल्ली रिवाइज कर दिया, पूरे नोट्स को फुल रिवाइज कर दिया एक ही दिन में।
दूसरे दिन मैंने उठाया थर्मल, उसको रिवाइज कर दिया। तीसरे दिन मैंने उठाया थर्मोडायनेमिक्स, उसको रिवाइज कर दिया। चौथे दिन उठाया सॉम, फिर टॉम, फिर मशीन डिजाइन, फिर मैंने उठाया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर मैंने उठाया आईसी इंजन। ऐसे करके मैंने मेन वेटेज वाले सब्जेक्ट पहले उठाए। फिर ऐसे ही करते हुए बहुत और भी सब्जेक्ट होंगे। फिर मैं आया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर, फिर मैं आया मेट्रोलॉजी पर, फिर मैं आया इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, क्योंकि इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम से। फिर भी मान के चलिए कि इन तीनों सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, मेरे में 10 से ज़्यादा थे। तो स्ट्रेटजी यही है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है सबसे पहले, फिर दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे दिन में तीसरा सब्जेक्ट, चौथे दिन में चौथा सब्जेक्ट। और रिवाइज भी कैसे करना है, आपको उसके न्यूमेरिकल्स में भी समझ में आना चाहिए। मैंने अपने नोट्स में हर एक टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल्स भी लगा रखे हैं, तो हम उन न्यूमेरिकल्स को भी रिवाइज कर ले जाते थे कि हाँ ये है तो इसका फॉर्मूला ये है, ये ऐसे निकल जाएगा। तो वो मेरे नोट्स काम करते हैं। मैं आज भी अगर उनको पढ़ लूँ तो मैं आपको पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा सकता हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा सकता हूँ आपको। तो खैर छोड़िए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें आपको पढ़ाना है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ये 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ाइए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इन 3 सब्जेक्ट को हम जरूर पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको एग्जाम्स में 70% तक आप कर सकें। 100% करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 100% अगर आप सोचेंगे तो आप 10% भी नहीं कर पाएंगे। आप 80% सोचिए, तब आप 70% कर पाएंगे। मेरी बात को गौर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मैं अपनी स्टोरी किसी दिन लाऊंगा, किसी दिन बताऊंगा आपको कि मैंने कितने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो मेन चीज़ यही, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट में इन 3 सब्जेक्ट को हटा दीजिए, तो कोर सब्जेक्ट आपके 10 दिन के अंदर फुल्ली रिवाइज्ड होना चाहिए। और मैं जो ये क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ये तो आपको बोनस है, ये आपके लिए बोनस है। ये बोनस आप लीजिए, डेली बोनस लीजिए आप। और इन बोनस के साथ एग्जाम्स को क्रैक करने का स्ट्रेटजी यही है कि आपको पहले शुरू के 10 दिन अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर देखिए मैं क्या करता था। अब बहुत सारे लड़के इसमें ऐसे हैं जो पहले से सब कुछ क्लियर है उनका, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप टेक्स्ट बुक पे जाइए और रैंक लीजिए, अपना एग्जाम दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए 100 क्वेश्चंस का। अब तो 120 है, तो 120 क्वेश्चंस का फुल लेंथ टेस्ट मारिए। फुल लेंथ टेस्ट में आप देखिए आपका स्कोर कितना जा रहा है। जब मैं फुल लेंथ टेस्ट, मैंने 5 फुल लेंथ टेस्ट मारे थे, उसमें 5 ही उसमें थे बस, वो 5 मारे थे मैंने, तो मैंने उसमें अंडर 100 रैंक आती थी हमेशा। और 100 में से कभी कभी निगेटिव भी था उसमें, तो 100 में कभी कभी 84, कभी 82, मैं हमेशा 81, ऐसे 80 प्लस रहता था। तो मुझे श्योर था, और 80 प्लस रहना बहुत बड़ी बात है। टेक्स्ट बुक पे 25-25, 30-30 हज़ार लोग एक साथ पेपर देते हैं, तो उसमें रैंक अंडर 100 आना बहुत अच्छी बात है। तो उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो आप भी यहाँ होंगे। मॉक टेस्ट सबसे बड़ा हथियार है। मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आप, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे आप। मॉक टेस्ट सबसे बड़ा हथियार है। आपको उससे टाइमिंग मैनेजमेंट पता चलता है कि हमें कितना टाइम किस न्यूमेरिकल में लग रहा है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो वो सब आपको, आपका हेजिटेशन जो है वो सब आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपका निकल जाएगा पूरा हेजिटेशन। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फुल स्ट्रेटजी हमारी यही है। पहले 10 दिन हम लोग सारे सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बोनस हैं। आप अगर रिवाइज इनको नहीं भी करते हैं तो हमारी वीडियोस देख लीजिए, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीनों सब्जेक्ट के 70% क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये मैं वादा कर रहा हूँ। और आप कोई भी क्वेश्चन मुझे दीजिए, अगर आपको डाउट है तो किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैं ये नहीं कर रहा मैं 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं 3 ही सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। आप कोई भी हमें टॉपिक दे दीजिए कि सर ये टॉपिक हमारा वीक है, प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, इसको हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। मैं पक्का उस पर वीडियो लेके आऊँगा और अगले ही दिन आऊँगा, क्योंकि मेरा तो मिशन ही यही है, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारा मिशन ही यही है, आपका सिलेक्शन कराना। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है कि हम लोग आपस में एक बॉन्ड बना के
अच्छे से पढ़ाई करें। 10 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करके 11वें दिन से हम सीधा रैपिड फायर करेंगे। मॉक टेस्ट, सीधा मॉक टेस्ट, बीच में कोई गैप नहीं। 11वें दिन से सीधा मॉक टेस्ट। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को आपको बिल्कुल हलवा बना के दे देंगे कि ये लीजिए आप, हलवा आपके लिए। वो टॉपिक एकदम हलवा हो जाएगा। आप उसके किस टफ से टफ क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ें, उनको फ़ायदा हो, हमारे साथी लोगों को फ़ायदा हो, हमारे यूट्यूब फैमिली आगे बढ़े। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस स्ट्रेटजी आपको ये हमारी कैसी लगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है। और एक जगह नहीं, मेरा सिलेक्शन 4-5 जगह हुआ था। मैंने DRDO ज्वाइन किया। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस मेरी स्ट्रेटजी को अगर आपको फॉलो करना हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर आइए और डाउट पूछिए अपने, हम उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं CBT 2 एग्ज़ाम्स के लिए। बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर